नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयान हैं वो एक हफ्ते से वो भारत की राजनीति में लगातार उसको लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ट्रंप के बहाने मोदी सरकार को निशाना बना रही है। ट्रंप साहब ने पहले तो जो सीज़ फायर के ऐलान होने से पहले उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि उन्होंने ये मध्यस्थता कराई है। उसके बाद एक दिन बाद वो ये कहने लगे कि दोनों देश जो है, जब वो लड़ाई चल रही थी तो मैंने उन्हें ट्रेड की धमकी दी, तब जा कर के वो माने। अभी कल उनका एक बयान आया है दोहा कतर में। उन्होंने कहा है कि जो एप्पल के मालिक हैं टिम कुक साहब, उनको कहा है कि आप जो एप्पल की फैक्ट्री भारत में लगाने वाले हैं उसको ना वहाँ ना लगा के आप वापस US में लगाइए। इंडिया में सिर्फ उतना ही करिए जितना इंडिया में आपका माल बिक रहा है। तो इसको लेके आज फिर कांग्रेस ने और विपक्ष ने फिर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं ट्रंप को लेकर के साफ साफ कुछ बोलते हैं। इस पूरे मुद्दे पे हम बात करेंगे। क्या ट्रंप का जवाब हमें देना चाहिए, और देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए सरकार को? आज की चर्चा हमारे साथ हैं सुमित सर, संजय सर, शादाब जी, मैंग सर, बिचित सर और आसिम सर। पहला राउंड 2-2 मिनट का होगा। सुमित सर, आपसे स्टार्ट करते हैं जी। ट्रंप साहब के बार बार के बयान ये तो हमारे लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कैसे जवाब देना चाहिए? कूटनीतिक तरीके से। कूटनीति में बहुत सी चीज़ें कोवर्ट होती हैं, ओवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। मैं कोई कूटनीति का विशेषज्ञ नहीं हूँ। जयशंकर साहब, आपके पास सबसे बड़ा कूटनीतिक दिमाग बैठा हुआ है और प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, उनको पता होगा किस तरीके से जवाब देना है। पर बीते ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल से लेकर और आज तक 15 मई तक अगर मैं बात करें तो जो कुछ हुआ भारत अमेरिका के लेकर, खासकर ट्रंप साहब के बयानों को लेकर, उसने भारत के लिए अच्छी संदेश तो नहीं दिए हैं। इनफैक्ट जिस दिन से वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, पहले टैरिफ वाला मामला, फिर भारतीय बंदियों को वहाँ से भेजना, फिर स्टूडेंट्स को वहाँ से लौटा देना, तो तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं बीते 3-4 महीने के दौरान जो भारत के लिए मोटे तौर पर उनकी जो मागा की नीति है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भारत के लिए बहुत उल्टी पड़ रही है। अब अगर जैसे वो टिम कुक को उन्होंने जो बात कह दी, इस पर मैं आगे बोलूँगा डिटेल में, लेकिन अगर वाकई में ऐसी बात है तो भारत कहते टिम कुक को कि जाओ वापस कर लो धंधा अमेरिका में जाके। कितने सेलफोन बेच लोगे? मार्केट कहाँ है? हिंदुस्तान के मुकाबले वहाँ की आबादी 20% है। अगर हम 100 लोग हैं तो अमेरिका में 20 लोग रहते हैं। बेचे सारे सेलफोन वहाँ पे। क्या चल पाएगा? टीम को नहीं चल पाएगा। तो उसके अपने रेमिफिकेशंस भी है, खैर उसकी अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ट्रंप ने जो कुछ किया है बीते 2-3 हफ्ते के दौरान, वो भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं है और भारत को उनसे निपटने के लिए कोई रणनीति, कोई कूटनीति तैयार करनी चाहिए। मैंग सर, आपकी टिप्पणी इस मुद्दे पे कि भाई ये तो अभी पहले उन्होंने जिस तरह से बयान दिए, डिप्लोमेसी में जिस तरह की एक मर्यादा होती है वो एक तरह से देखा जाए तो उनके बयानों ने लांघी और भारत सरकार को असहज किया। अब फिर वो बिजनेस वाली बात, हमारे बिजनेस इंटरेस्ट, हमारे जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है उसको भी वो हिट करना चाह रहे हैं। पोस्चरिंग है और इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। इस खास करके बयान को उन्होंने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ। टिम कुक मालिक नहीं है, टिम कुक CEO है। CEO है, हाँ। लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारे शेयर होल्डर हैं उसमें। ठीक है, CEO। हाँ। और पोस्चरिंग है बेसिकली। वो बोल रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है? उनका अपना डोमेस्टिक एजेंडा है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग जो सब जगह फैल गया है वो US में आ जाए। इसी के लिए वो अब एप्पल ने अनाउंस किया था कि 500 बिलियन 600 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे US में ही। इसके ट्रंप के आने के बाद ही एप्पल ने अनाउंस किया था। अब वो बोल रहे हैं कि आप तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं और इसमें और ऐड कीजिए, भारत में उतना ही बनाइए। उनको गुस्सा इसलिए भी आ रहा होगा कि टैरिफ अनाउंसमेंट से पहले जितना इंडिया में आईफोन बना सब शिप कर दिया गया US को। और वो चूंकि चाइना पे टैरिफ लगा हुआ था तो इंडिया उससे बचने के लिए $2 बिलियन का करीब आईफोन वहाँ हुआ। तो एक तो अपना ऊपर से डाल रहे हैं क्या कि जो एजेंडा वो परस्यू कर रहे हैं। अब एप्पल बड़ी कंपनी है, एप्पल का बहुत बड़ा निवेश, अगर नया निवेश अगर US इंडिया में हो जाएगा तो US को उससे घाटा, उनके हिसाब से नुकसान होगा। हम सब के हिसाब से नुकसान नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के हिसाब से US को इससे फायदा ही होगा। लेकिन उनके थ्योरी में उनका ब्लंट है ना, अब वो सटलिटी पे नहीं जाते हैं। उनका मैसेजिंग, इसीलिए डिप्लोमेसी मैसेजिंग में वो ब्लंट हैं। जो मन में आया बोल दो, रिपरकशन होगा इस पे। तो उनका बयान और
उससे भी खतरनाक जो सुमित जी ने बहुत सारी बातें कही, उसमें एक और अजीब चीज़ है, लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान को बेल आउट दे दिया गया IMF से। अब बांग्लादेश के लिए बेल आउट की बात हो रही है। चाइना से ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है यूएस के रिश्ते में। तो जिस ट्रम्प से हमको उम्मीद थी कि China+1 को, वो China+1 बाद में बताएंगे क्या होता है, China+1 को बूस्ट मिलेगा, वो उल्टा हो रहा है। हमारे जितने नेबर हैं उसके साथ यूएस का संबंध बेटर हो रहा है। तो ये जो है ये थोड़ा और भी गड़बड़ वाला मामला। संजय सर, ये इन्होंने कहा कि ट्रम्प कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैंने देखा जब वो कह रहे थे कि हमने वो ट्रेड का बोला, हम ट्रेड बंद कर देंगे, तब जाके दोनों देश माने, उस तरह की बयान, मैंने देखा वो कागज लेके पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही नहीं बोल रहे थे। ये चल क्या रहा है? कागज कौन दिया है अब ये ढूंढना होगा कि ऐसा जिसने पर्चा दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो मतलब थोड़ी हैरत होती है। अजीब सी विडंबना है। मैं इस चीज़ को जब से इलेक्शन हो रहा था तब से फॉलो कर रहा था कि आखिर अमेरिका को क्या हो गया है कि उनको 2 राष्ट्रपति के अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मैं इससे ज़्यादा उस चीज़ पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जो देश नंबर 1 सब चीज़ में अपने आप को कहता है और है भी बहुत सारे मसलों में, वहाँ 2 राष्ट्रपति के कैंडिडेट ढंग के नहीं मिल रहे। अब ट्रम्प साहब के देखिए, हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ट्रम्प को जो लोग ब्रॉडली सपोर्ट कर रहे थे, हम केवल यहाँ जो चर्चा हो रही थी उसमें वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो ब्रॉडली यहाँ मोदी को सपोर्ट करते हैं, ब्रॉडली। अब की समस्या अगर आज ट्रम्प के बारे में पूछेंगे तो ट्रम्प के सबसे ज़्यादा खिलाफ कौन है? जो मोदी सपोर्टर्स हैं। और ट्रम्प की चर्चा सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं? जो उस समय ट्रम्प के खिलाफ थे। तो ये एक अजीब सी विडंबना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक चीज़, एक अलग साइकी में चीज़ है कि कोई एक आदमी ना दिन भर बक 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 करते रहता है, तो उसके लिए कई सारे शब्द हैं, तो उसकी बात को फिर वो हल्कापन हो जाता है कि ये हल्का आदमी है यार, ये क्या बोलता है। ट्रम्प अपने लिए और अपने देश के लिए मुझे लगता है कि ये वाला जो परिप्रेक्ष्य है उसमें नुकसान कर रहा है। ट्रेड, कौन सा ट्रेड, क्या होने से ट्रेड, दोनों देश के साथ बात करके हम ट्रेड रुकवा दिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर एप्पल फ़ोन अमेरिका में प्रोड्यूस होता है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आसमान पे पहुंच जाता है। वो बिजनेसमैन है, टिम कुक जो हैं CEO जो बिजनेस कर रहे हैं, बाकी जो लोग भी हैं वो अमेरिका से बाहर क्यों गए? क्योंकि उनको उस प्राइस में चीज़ें बन के चाहिए थी, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट, जो वहाँ पे वो बना करके जो कस्टमर है उसके अफोर्डेबिलिटी के बाहर चली जाती। तो ये चीज़ वो नहीं समझ रहे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि एक जो पॉलिटिकल साइड उसका होगा कि जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, जवाब पूछ रही है, मुझे लगता है कि देश का इस समय में माहौल ये है एक तरह का कि ट्रम्प के कहने और कांग्रेस के सवाल पूछने से जो जहां ब्रॉडली प्लेस्ड है, मतलब थॉट आइडियाज़ वाइज, उससे ज़्यादा इधर उधर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प सुबह शाम हवाई जहाज़ में चढ़ के बोल रहे हैं, हवाई जहाज़ से उतर के बोल रहे हैं, मतलब यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता उतना बार नहीं बोलता भाई जितना अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ कह करके और फिर बाकी चीज़ें, ठीक है वो प्रेसिडेंट है, उनके कहने सुनने का इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा क्योंकि वहाँ की स्टेट पॉलिसी उस तरह से होती। लेकिन मैं फिर एक चीज़ थोड़े से उसमें कहूँगा, बाद में 2 मिनट वाला आपका कानून आ रहा है कि पकड़िए उसको जो ट्रम्प को ऐसा पर्चा दिया कि वो कौन व्यक्ति है भाई जो इतना माने अधूरा सत्य भी नहीं, वो पूरा ही मतलब गफलत वाला पर्चा पकड़ा देता है राष्ट्रपति को। जी सर, हालांकि भारत ने ये कह दिया साफ साफ बिना ट्रम्प साहब का नाम लिए कि इसमें ट्रेड वेट का कुछ नहीं है, DGMO लेवल या जो भी बातें हुई है या रूबियो से या ट्रम्प साहब जिसकी जैसे से बात हुई मोदी जी से, जयशंकर जी से, इस पर ट्रेड का मुद्दा कहीं आया नहीं। भारत ने साफ साफ कह दिया और ये भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय मुद्दा है, हम बात करेंगे सिर्फ कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर कश्मीर अपना, अरे पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा हटाए, हम इस पे बात करेंगे, और सिंधु जल समझौता स्थगित है वो भी जारी रहेगा। तो भारत ने साफ साफ कह दिया। अब कांग्रेस चाहती है कि मोदी जी ट्रम्प साहब को जो है वो डांट लगाएं, ये आपको क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस विपक्ष में है तो उसका चाहना तो बनता है, उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस अगर ये नहीं चाहेगी तो कांग्रेस क्या चाहेगी? असल सवाल है कि ट्रम्प के बारे में, तो ट्रम्प कश्मीर का ही सवाल नहीं, पूरी दुनिया के लिए जिन लोगों ने ट्रम्प को अपना दोस्त माना वो आज यही सोच रहे होंगे कि
एक दिनकर जी की कविता है कि शत्रु से मैं खुद निपटना जानता हूँ, इस मित्र से हे देव तुम रक्षा करो। तो जिनको भी लगता होगा कि ट्रंप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जब वो दूसरी बार चुनाव जीत रहे थे तो लगता था कि ट्रंप आएंगे तो वहाँ पर एक राष्ट्रवाद की नई लहर आएगी और उससे ज़्यादा लहर हमारे देश में आ जाएगी। आज उन लोगों को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और कैसे गलती हुई। हमारे वोट हम तो वहाँ वोट देंगे नहीं, लेकिन वहाँ पर भी जब राष्ट्रवाद अतिशय उन्माद में बदल जाता है तो कोई ट्रंप पैदा होता है, और वो ट्रंप दुनिया के लिए, अपने देश के लिए तो जो करे वो दुनिया के लिए खतरनाक होता है। भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यदि उस नासमझ राष्ट्रपति को ये नहीं समझ में आता, या समझ आ करके भी वो समझना नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान तुम दोनों को एक बराबर बायलैटरल ट्रेड में लेकर जाना चाहते हो। मयंक जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। भारत के साथ अमेरिका 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रेड है बायलैटरल, और पाकिस्तान के साथ महज 62,000 रुपये का है, 62,000 करोड़ का है। तो आप किस तरह से ऐसी बातें कर रहे हो? ये धमकी किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? और ये जानते हुए भी कि भारत आज कितना आगे निकल चुका है, तो ट्रंप को कुछ नहीं करना है। मुझे कभी कभी लगता है कि कई बार जब आदमी को कोई काम नहीं करना होता है और उसे लगता है कि एक जिंगोइज्म का माहौल अपने देश में बना करके रखें, तो ऐसी स्थिति में वो आदमी ट्रंप हो जाता है। ट्रंप आज व्यक्ति नहीं, एक विशेषण हो गया है। उसको आप नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं, जिसने अलग, जब भारत बार बार कह रहा है और जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया कि कोई ट्रेड पर बात नहीं हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि 26/11 नहीं 9/11 में क्या हुआ था, उन्होंने उस दिन जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो 9/11 का नाम लिया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस यदि कह रही है तो प्रधानमंत्री भी उसी स्तर पर चले जाएं जिस स्तर पर ट्रंप चले गए। ये तो कोई ज़रूरी नहीं ना, आप उसी स्तर पर चले जाएं, ये तो आप नहीं करेंगे। इसी तरह, इसीलिए ये आज ही मेरे एक मित्र ने बड़ा अच्छा एक फेसबुक पर एक टेक्स्ट लिखा, मैं उसको सुना देता हूँ। किसी वेब सीरीज़ का, मैंने नहीं देखा है, कि एक पत्नी, एक औरत एक पुरुष को ललकार रही थी कि तुम बहुत मर्द बनते हो तो मुझ पर हाथ उठा कर देखो। वो बार बार ललकार रही थी, वो आदमी बच रहा था, अंत में उसने हाथ उठा दिया। हाथ उठा दिया तो उस औरत ने कहा कि तुमने दिखा दी अपनी मर्दानगी। वहीं पर वो आदमी सबसे कमज़ोर साबित होता है। अगर प्रधानमंत्री ट्रंप के किसी भी बयान का जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं, देना भी नहीं चाहिए। ये काम विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह दे, उससे भी चल जाएगा। शादाब जी, आप बिचित सर की बात से सहमत हैं कि जो एमईए ने, स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया, बिना नाम लिए जवाब सीधा सीधा दे दिया, वही नीति होनी चाहिए या नाम लेके जवाब होना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो जवाब देने की बात है तो मुझे लगता है कि ये तो सरकार या प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रंप का जो उन्होंने जो एप्पल को लेकर कहा या जो बिजनेस हित उनका है वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो इस सरकार को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का कैंपेन किया था। आपको याद होगा उनका बड़ा एक मशहूर भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो वो ट्रंप का कैंपेन तक करने गए थे, हालांकि वो चुनाव हारे थे वो ट्रंप। तो जो रिश्ते सरकार के साथ रहे हैं, जैसा कि अभी जिस राष्ट्रवाद का ये जिक्र कर रहे थे विचित्र जी कि भाई जो राष्ट्रवाद अपने देश का जो राष्ट्रवाद है और जो ट्रंप साहब का जो राष्ट्रवाद है वो मिलता जुलता है, क्योंकि अपने देश में भी एक आजकल आप देखते हैं कि जो राइटिस्ट जो विंग है या जो लोग आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या जो इस सरकार का जो समर्थन कर रहे हैं वो बहुत मुखर हैं और बिल्कुल वो वैसी भाषा अपने देश में बोलते हैं जैसे ट्रंप बोलते हैं वहाँ पे, और उसको राजनीतिक सफलता भी मिली है। देखिए, जनता भी, आप मैं कहूँगा कि भाई जनता कन्विंस हुई है तो उन्होंने वोट दिया है इस सरकार को। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो अपेक्षा मुझे लगता है कि इस सरकार की ट्रंप के बनने के बाद थी, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से निगेटिव हो गई है। जिस तरीके से उनका बार बार स्टेटमेंट आया कश्मीर को लेकर, जो उन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया भारत और पाकिस्तान से पहले, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी असहज स्थिति केंद्र सरकार के लिए रही है, क्योंकि स्वाभाविक है कि वो बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बना है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल उसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। उसके बाद भी वो नहीं रुके, वो लगातार बोलते गए। दो तीन बार उन्होंने कहा कि भाई हमने सीज़ फायर कराया, चूँकि भारत पाकिस्तान का व्यापारिक वो था, तो स्वाभाविक है कि ये सब बात
मोदी सरकार को राजनीतिक तौर पर नहीं सूट कर रही है। क्योंकि आप अगर आप इस देश की जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अगर आप सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुने, चाहे वो जो विपक्षी दलों के, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ट्रंप को ही लेकर पूछा जा रहा है कि सरकार जवाब दे ट्रंप के ऊपर। तो मुझे लगता है कि व्यापारिक रिश्ते तो अपनी तरफ हैं, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है, और तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इस सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा वो बन रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा कि उन्होंने एड्रेस किया था, भारतवंशियों को एड्रेस किया था, और अमेरिका के सारे लोग जानते थे कि जो यहाँ इंडियन रह रहे हैं, तो ये भारत की सरकार क्या चाह रही है, वो किसको वोट दे, ये कोई छुपा नहीं था, और इसमें स्वाभाविक तौर पर ये साफ था। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। सीम सर, ये ट्रम्प साहब वाला सवाल वही है, मूल सवाल, कि विपक्ष तो उस बहाने घेर रहा है, और इन्होंने जैसा कहा कि राजनीतिक नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, तो सरकार है ही है, लेकिन अपना पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी भी तो एड्रेस करना है। तो क्या सिर्फ एमईए के बयान से वो एड्रेस हो जाएगा, या कुछ मोदी जी को भी बोलना पड़ेगा उसमें कुछ? देखिए क्या है ना, ट्रंप जो है एक काइंड ऑफ ग्रेट डिसरप्टर है एक वर्ल्ड ऑर्डर में, एक वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। उसने सारे डिप्लोमेसी के और जो डील करने के जो तरीके हैं उनको ध्वस्त कर दिया। उसका अपना इज राइटिंग इज ओन रूल्स कि अब मैं ऐसे करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा। और जो एक मेगालोमेनिया एक टर्म होती है ना, जो आदमी अपने दिमाग में सबसे बड़ा होता है, वो बहुत सारे हैं, तो वो जो मेगालोमेनिया से जो ग्रस्त आदमी होता है ना, तो वो कहीं पे कुछ भी करे, वो एक तो पहले क्रेडिट लेना, और दूसरा वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहा होता है। वो चाहे दुनिया में कहीं भी कोई भी डिसीजन ले रहा है, किसी भी जगह पर है, वो एड्रेस अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को कर रहा है कि पहले उसको दिखाना है कि देखो तुमने सही आदमी को चुना है, मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ। अब आप उसकी ट्रंप की रियाद वाली स्पीच को सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच है, मुझे सुनकर के लगा शायद पोप बोल रहे हैं, समझे, क्योंकि उसमें अब उसने अपनी ही सारी अमेरिकन पॉलिसीज़ जितनी थी ओवर द ईयर्स गल्फ में, सबको उसने मट्टी में मिला दिया, रगड़ दिया कि ये अमेरिकन ही प्रॉब्लम थे, तुम लोगों की सारी प्रॉब्लम्स की वजह जो है जड़ थे वो अमेरिकन से, क्योंकि अमेरिकन लिबरल्स और ये सोच रहे थे कि हम जी डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करेंगे किसी रीजन में और सोसाइटीज़ को डेवलप करेंगे। उसने कहा, जबकि उसने एक्सेप्ट किया कि आपके यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, वो आपके अपने लोग कर रहे हैं, अपनी वजह से हो रहा है। उसने जो वो सऊदी नेशनलिज्म या जो एक अरब नेशनलिज्म, उसको पूरा क्रेडिट दे दिया कि जी अमेरिकन जब से कोशिश कर रहे थे कुछ नहीं हो रहा था उससे, अब मैं आपके साथ हूँ। और ट्रंप से डील करने का तरीका क्या है? सिर्फ डील। वो क्यों तारीफ़ें कर रहा है? सऊदी अरेबिया से $6 बिलियन की डील ले आते हैं आप, 600 बिलियन डॉलर की। अभी कतर से उतने से मुल्क से $1.3 ट्रिलियन की डील हो रही है। वो मैं किसी से जोक में कह रहा था कि उतने ज़ीरो लिखना शुरू करो तो शायद कतर ख़त्म हो जाएगा, समझे। वो जहाज़ दे दिया, वो भी अब सोचिए वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट गिफ्ट ले रहा है किसी कंट्री, जो कह रहा है क्या प्रॉब्लम है, कोई फ्री दे रहा है, मैंने ले लिया। तो उसमें आप उस आदमी को तो कहीं रोक नहीं सकते, तो अब उसमें फंस कहाँ जाओगे आप? वही बात जो विचित्र जी ने सुनाई कि ऐसे मित्र से भगवान बचाए। तो अब उससे डील करने का आपको तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, अभी तक तो है नहीं किसी के पास, क्योंकि जब तक आप उसके काम के हैं, आपको तारीफ़ करके काम निकल रहा है तो भी वो ट्रम्प करेगा जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ या बाकियों के साथ किया। आपको गाली देकर काम चल रहा है। आज की डेट में नेतन्याहू की भी वही सिचुएशन है जो ये कविता सुना रहे थे। इस पूरे पिछले 3 दिन में सबसे, जैसे कहते हैं ना कि बस के नीचे फेंक देना, वो नेतन्याहू को किया है। वो आदमी ईरान से डील कर रहा है। वो आदमी सीरिया से 1 साल तक पहले जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड आदमी था, कल वो आदमी उसको कह रहा है कि ये बहुत मिला रहा है वो ट्रम्प साहब अल्सरार से 1 साल पहले तक वो अमेरिका मोस्ट वांटेड आदमी था, $10 मिलियन की उसके ऊपर बाउंटी थी। आज प्रेसिडेंट तारीफ कर रहा है उस आदमी की, क्योंकि सीरिया एक पूरी कंट्री बननी है ना, अब दोबारा से खड़ा करना है कंट्री को, तो वो कौन करेगा? हाँ, तो वो असद की काट है। तो अब वो नेतन्याहू तो बैठ करके वो भी सर्च जा रहे होंगे कि इस मित्र का मैं क्या करूँ आज की डेट में। तो इसमें तो कोई इसमें अभी तरीका नहीं है, देयर इज नो मेथड टू दिस मैडनेस, कि अगर कोई कह दे कि जी ऐसे ट्रम्प से डील करिए, क्यों पता है को कल आदमी वो क्या करेगा किसी को नहीं। एक लोगों ने थोड़ा सा तरीका निकाल लिया है ट्रम्प से डील करने का। केवल इंटरवेंशन, जो आप सबसे एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या केवल एमईए के बोलने से होगा या किसी और लेवल पे कहना होगा। आप पीएम का अगर एड्रेस टू नेशन देखिए तो उसमें क्लियरली वो ट्रम्प को प्रतिकार कर रहे हैं। जब उन्होंने 3 चीज़ें गिनाई कि ये 3 चीज़ें ये रेड लाइन्स हैं हमारी, क्योंकि वो क्या कह रहे थे, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स,
कि वो न्यूक्लियर रिटेलिएशन होता, उन्होंने एक उस पर मतलब सीधा सीधा कह दिया कि किसी भी तरह का चीज़ नहीं। फिर वो कश्मीर की बात लेकर के आए थे ट्रंप, अचानक मतलब वो वहाँ भी वो हो गया। वहाँ उन्होंने क्या कहा कि बात होगी तो सिर्फ ये 2 चीज़ पे होगी, उसमें कहीं उनका कोई रोल नहीं है। तो पीएम बहुत सारे लोग को देखेंगे, संसद में भी बोलते हैं तो राहुल गांधी सोनिया गांधी का कहाँ नाम लेते हैं, एक मतलब महानुभाव कांग्रेस के नेता या फलाने या यहीं बैठे हुए, तो उसमें उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन मैसेज जो था वो बहुत ही क्लियर था। और वही मैसेज उसके बाद फिर एमईए, वो कह रहा है एमईए से चूंकि ट्रेड के बारे में सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने ट्रेड पे जवाब दे दिया। तो ट्रंप साहब का वो मुश्किल है, और बाकी तो मतलब वो तो है ही। 5 सेकंड बोल के 5 मिनट लेना है ये ट्रंप पे किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, सरकार वगैरह को किसी को रिएक्ट करने की जरूरत, वो खुद ही अपने आप को निपटा देते हैं। अब ट्रंप का 20 जनवरी के बाद से ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, आते के साथ ही एकदम सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ गया, और उसके बाद से पहला शोर किस पे हुआ, डिपोर्ट करो, सबको पकड़ो डिपोर्ट करो। अब कहाँ गया, अब चर्चा नहीं है उसका। उसके बाद आया टैरिफ, 2 अप्रैल को भयानक पूरे दुनिया पे लग गया टैरिफ, और जो भी विरोध करता था तो उसको बढ़ा दिया। चाइना ने विरोध किया तो चाइना का 145% हो गया। 7 दिन के बाद मार्केट का ब्रूटल रिएक्शन हुआ। 7 दिन के बाद उसी आदमी ने होल्ड कर दिया चाइना को छोड़ के। अब चाइना के वो, हम लोग बिहार में हम लोग बोलते हैं खुद थूक चाटना, चाइना के साथ अब क्या हुआ कि चाइना पे भी नहीं रहेगा, सिर्फ 10% रहेगा। 90 दिन में नेगोशिएट करें, 90 दिन के लिए चाइना पर भी वही रहेगा। तो जो ये बोलते हैं इन्होंने खुद ही रिवर्स किया है। अभी वो इनके सबसे बड़े हितैषी मिडिल ईस्ट में हो गए सौदी अरब से यूएस का बहुत दिन से अच्छा रिश्ता है। अभी सबसे बड़े हितैषी हो गए क्योंकि बहुत बड़ा $160 बिलियन का आर्म्स डील भी मिला, डिफेंस डील भी मिला। हाँ, डिफेंस डील है और बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कल ट्रंप का सऊदी अरब के बारे में क्या बयान होगा, नोबडी नोज। हो सकता है कल व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद इजराइल सबसे बड़ा हितैषी हो जाए। तो इनके सबसे बड़े, यूएस का सबसे बड़ा एलाई कौन था, इजराइल, सऊदी भी था, कनाडा, मैक्सिको और पूरा वेस्टर्न यूरोप। अब सबसे नाराज अभी कौन चल रहा है, यही सब जो सबसे नज़दीक थे। भारत भी बहुत बड़ा क्लोज एलाई इमर्ज कर रहा था। अभी उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि हम सब नाराज हैं, और राइटली। लेकिन वो रिवर्स खुद ही करेंगे, हम सबको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी, शेयर मार्केट का जो रिएक्शन ब्रूटल होता है ना, वो आदमी, उस आदमी को लगता है कि हमसे गलती हो गई, तुरंत रिवर्स। इस आदमी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने डिसीजन को पलटने में बहुत सबसे तेज है वो आदमी। इस बार 5 सेकंड ही। हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है, छपास और दिखास रोग। मतलब राष्ट्रपति अगर छपास और दिखास से ग्रसित हो जाए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो भी अमेरिका का। डिस्कशन ओपन है, अब कोई भी इंटरप्ट कर सकता और है। क्या है ना, इस जो प्रवृत्ति के आदमी होते हैं ना, उसको क्या है ना, उसको रोज़ हेडलाइन देनी है आपको। वो जो भी बात करेगा उसमें वो उसका ध्यान उस पर रहेगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो कि कल हेडलाइन बन जाए। तो सो दैट पब्लिक डिस्कोर्स जो है ना, मैं ही ग्रैब करा रहा हूँ, किसी और की बात जो है ना जाए। तो जैसे उन्होंने कहा कि एक दिन बहुत बड़ा डिसीजन लेगा, दूसरे दिन उसको रोल बैक भी कर लेगा, फिर तीसरे दिन कोई और बड़ी चीज़ अनाउंस कर दिया। चाइना में कहा कि जी 60% के 80% टैरिफ लगा देंगे, तो क्या वो सब हेडलाइन बनेगी, सारी दुनिया में हाहाकार बनेगा। और किसी के पास में एक छोटा स्टेज होता है, वो एक स्टेडियम में ये सब कर लेता है। किसी, अब ट्रंप के पास में तो पूरा दुनिया का स्टेज है, और उससे बड़ा शोमैन तो कोई है नहीं। तो वो उस पूरे स्टेज पे जो है ना अपना डिसरप्शन फैला है। सुमित सर का जवाब लूंगा मैं, इसी में जवाब लूंगा। ये जो कह रहे हैं कि वो हेडलाइन उसके लिए, मतलब क्या ट्रंप ये सोच समझ के चीजें नहीं कर रहे हैं, क्या नासमझी में चीजें हो रही हैं? एक देश के तौर पे क्या राष्ट्रपति ऐसा कर भी सकता है? नहीं, सोच समझ के अगर होता है तो 2 तारीख को पूरे दुनिया पे टैरिफ लगा और 9 तारीख पे होल्ड हो गया। नहीं, रणनीति भी तो मैं आपसे टोटली असहमत हूँ मयंक भाई। सब सोच समझ के हो रहा है। व्यापारी नंबर 1 है। स्टॉक मार्केट में दुनिया के ट्रंप के अद्भुत इन्वेस्टमेंट हैं उनकी कंपनियों के। अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो भी उनके लोगों का फ़ायदा हो रहा है, स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है तो भी उनके लोगों का फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि उसके एक बयान से स्टॉक मार्केट अगर ऊपर नीचे दुनिया का हो रहा है तो इसका फ़ायदा वो पक्का उठा रहे होंगे। हाँ, पक्का है। आप इसको मान के चलिए कि ये कोई दूध की
दूली का नहीं है। ये इल्ज़ाम लगा है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगा है। यूएस कांग्रेस के डेमोक्रेट्स ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि शेयर मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है व्हाइट हाउस में बैठ के। तो हो ही रहा है, मतलब दिख ही रहा है। और दूसरी बात, एक और बड़ी चुनौती जो हम भूल रहे हैं इससे इन सबकी चर्चा के बीच में, जिस पे ध्यान रखना चाहिए कि ट्रंप, जैसे आप यासिम बोल रहे थे, ट्रंप को खुला मंच, दुनिया का मंच मिला हुआ है कि मैं ही मैं हूँ और जो मैं कहूँगा वो हेडलाइन बननी चाहिए। उनके सामने नई चुनौती पोप के तौर पर आ गई है। पोप दुनिया का एक ऐसा नेता, एक ऐसा रिलीजियस लीडर बन के उभर रहा है जो पहला अमेरिकन है जो पोप बना है, जो उनको चुनौती देगा आगे जाकर। उनको इस बात की चिंता होगी कि मुझसे अधिक पॉपुलर और मुझसे अधिक फॉलोअर इसके कैसे हैं। आज की तारीख में ये अमेरिका के लोग ही ट्रंप को पसंद कर सकते हैं। उस अमेरिका के लोगों में सब 55% लोग, 51% लोग जब वोट करेंगे। लेकिन पोप के पीछे तो 160 देश हैं। 160 देश जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो तो पोप के पीछे खड़े होंगे। पहला अमेरिकन पोप बना है तो कहीं ना, और वो उनसे उम्र में छोटा है। राष्ट्रपति ट्रंप से पोप जो बने उम्र में छोटे हैं, उनके पास लंबी इनिंग है खेलने के लिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक वो भी, अगर हेडलाइन ग्रैबिंग की उनकी आदत है तो ये भी दिमाग में रह रहा होगा कि ये तो मुझसे अधिक हेडलाइन तुझे ग्रैब करने वाला आने वाले वक्त में। खैर, इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्णेंदु जी, हमको नहीं भूलनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत की इस ऑपरेशन सिंदूर वाले इस पूरे एपिसोड में जिस तरीके से ट्रंप ने ट्वीट्स किए, ट्रंप ने अपने आप को दिखाया और बार बार कहा कि हमारी वजह से ये मीडिएशन हुआ है। मीडिएशन शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ही किया, उन्होंने ही सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने और मार्को रूबियो ने। आज खबर छपी है कि पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान सरकार के साथ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें अब ट्रंप के परिवार के 60% शेयर हैं। तो ये व्यापारी आदमी है और इसको आपको और मुझे करने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान वाले का जो वो काउंसिल है, क्रिप्टो काउंसिल, उसका जो मुखिया बनाया है वो चाइनीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी, देखिए, दुनिया में दो ही बड़े और मजबूत लोकतंत्र हैं, अमेरिका और हिंदुस्तान। और हमसे अधिक मजबूत अमेरिका है लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में। आप इसको मान के चलिए। ये अलग बात है कि उनका सिस्टम प्रेसिडेंशियल है, हमारा सिस्टम प्रेसिडेंशियल नहीं है, पार्लियामेंटेरियन है। लेकिन अमेरिका में आज भी पत्रकारों की वोटिंग पर, पत्रकारों के राइटअप पर सरकारें हिल जाती हैं, अपने ऐसा नहीं होता है। तो ये जो 4 महीने का ट्रंप का कार्यकाल है, जनवरी से लेकर अब तक, वहाँ पे अमेरिकन लोग जो उन्होंने उनको वोट दिया, जिनकी वजह से वो आज सबसे बड़ी सरकार चुनकर आए, सबसे मजबूत तरीके से चुन के आए हर जगह पर, वही उनके खिलाफ बोलने लगे हैं। अभी 2 महीने पहले आपको याद होगा अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ ट्रंप की टैरिफ की नीतियों के खिलाफ। और 50 राज्यों में, मतलब हर राज्य में कम से कम 1 लाख लोग थे। तो अगर 50 लाख लोग सड़क पे उतर आ रहे हैं संडे के दिन पे और राष्ट्रपति चुने जाने के 2 महीने के भीतर, तो ये स्थितियां भी ट्रंप के सामने ही हैं। तो ट्रंप आज चाहे जो कर रहे हो, हम लोग आप कितनी भी चर्चा कर लें, हमारी चर्चा पर उनकी सेहत का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर वहाँ बैठे जो हिंदुस्तानी हैं, जिन लोगों ने वोट किया रिपब्लिकन को, वो आज कहने लगे हैं। मुझे एक किसी पत्रकार मित्र का मैसेज आया परसों, जब उन्होंने ट्रंप के बाद ये बातचीत चल रही थी कि मीडिएशन किया, ये किया। पत्रकार है, यंग लड़का है, वो रिपब्लिकन वोटर है, खुलकर रिपब्लिकन का साथ कर रहा था। उसने कहा कि सर एक सर्वे कराइए ना, यहाँ पे अपनी संस्था को बोलिए, रिपब्लिक जिन लोगों ने वोट किया है ट्रंप के लिए, हिंदुस्तानियों के बीच में एक सर्वे कराइए जो इंडियंस हैं। बोलते जो ग्राफ उसका 90%, 70, 80% पे था, वो आज गिर के 50% वोट भी नहीं मिलेंगे इंडियंस के। इतनी अधिक इनकी पॉपुलैरिटी लेवल डाउन हो गया है। एक चीज़ अभी सुमित जी ने जो ये बात कही राष्ट्र इनका वाला पोप का, तो अगर पोप के आने से पहले पोप ये बन रहे हैं, ये हमें लगता है कि ट्रंप को भी बहुत पहले से पता नहीं रहा होगा। किसी को नहीं पता। हाँ, ये तो बिल्कुल। तो लेकिन ये तो दुनिया को पता है कि ट्रंप क्या बला है। पहले से ही वो बड़बोलेपन के शिकार हैं, और अगर वो सोच समझ करके बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जो कुछ भी वो बोलते हैं, अगर सोच समझ कर बोलते हैं और अपने निजी, अपने परिवार के हितों के लिए बोलते हैं, तो फिर उसी बोलने में, सोच समझ कर बोलने में ही उनका ना सोचे समझे बोलने की बात सामने आती है, जिसमें वो अपने देश का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दुनिया तो 3 साल में उनको झेल करके निकल लेगी, 3 या 3.5 साल में। अमेरिका पर उसका बहुत असर पड़ेगा। उसी तरह से पोप को तो 160 देशों को अभी बहुत सालों तक
2029 के बाद ट्रंप तो वहाँ नहीं रहेंगे राष्ट्रपति। हालांकि वो जोर लगा रहे हैं कि हमको तीसरी बार भी मौका मिले, या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम। अब वो संविधान बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे, लेकिन पोप तो रहेंगे। पोप अगर जीवित रहे तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे, और तब तक उनकी बात सुनी जाएगी। असल कंसर्न हमारे जैसे लोगों के लिए ये है कि हमारे देश के लिए क्या होगा। मैं एक बात ज़रूर मानता हूँ कि पहले दिन से, चाहे वो भारतीयों को जिस तरह से अपमानजनक तरीके से यहाँ वापस भेजा गया, वो अवैध तरीके से ही रह रहे थे। कोई व्यक्ति अगर अवैध तरीके से ही गया हो, फिर भी उसकी कुछ मानव मर्यादाएं तो हैं ही। फिर भी जो टैरिफ का सवाल था, या जो कारोबार जितना बड़ा है अमेरिका के साथ, उसमें अगर सरकार थोड़ा संभल के चल रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संभल कर चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी देश के साथ संभल कर चलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी संभल के चलना चाहिए। उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब तक शब्दों से बहादुरी नहीं दिखाएंगे तब तक बहादुर नहीं कहलाएंगे। आप बिना ज़्यादा बोले इस लड़ाई को भी लड़ सकते हैं। हमारे सामने ट्रंप ने सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा कर दी है कि भारत के लिए, कि आज की तारीख में हम अपने आस पड़ोस में देखें तो हम अकेले पड़ गए हैं इस समय। चीन हमारा विरोधी है ही, और रोज़ आता है कि भाई किस तरह पाकिस्तान को उसने मदद की। उसके वहाँ पर जो एयर सैटेलाइट सिस्टम थे वो इतने कबाड़ थे कि हमारे मिसाइल के सामने टिक नहीं पाए। ये सब अपनी जगह है, लेकिन अगर हम पड़ोस के देशों के देखें तो कोई हमारे साथ नहीं है। कौन देश है हमारे साथ, बताइए। नहीं, लेकिन विचित्र जी, आप जैसे भारत के जो अगल बगल के जो देश हैं वो आज इंडिया के साथ नहीं खड़े हैं, तो इसमें तो ज़्यादा सरकार का रोल है ना। आप इसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? अगर चाइना हमारे साथ आज नहीं है, उसने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, या जो भूटान हमारा दोस्त था, आज वो भूटान भी न्यूट्रल कंट्री बना हुआ है, तो उसमें ट्रंप क्या बिल्कुल नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं मैं इसी पर आ रहा हूँ। मैं चाइना से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप चाइना को दोस्त बनाना भी चाहें तो बना नहीं सकते। आप चाइना से उतना ही संबंध अपना रख सकते हैं जिससे भारत और चीन के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो ठीक ठाक चलता रहे, क्योंकि रुपया पैसा सबसे बड़ा माधुर्य का कारण बनता है, तो वो रहेगा। लेकिन रूस जैसे देश का आपसे छिटकना, आप ये बात जरूर उठा सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में, जब से वार शुरू हुआ 2021, 4 साल से ऊपर हो गया, पुतिन भारत नहीं आए हैं। 2 बार वो चीन घूम आए हैं भारत में। यहाँ तक कि G20 का समिट था जो 2023 में, उसमें भी वो नहीं आए। भारत भी इस बार नहीं गया वहाँ, उनके यहाँ मैंने युद्ध के कारण ही। तो ये ट्रंप के जरिए हमें भी ये इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे विदेश नीति जो है वो क्या अमेरिका के साथ हद से दोस्ती की तरफ बढ़ रही थी, या फिर से वो किसी दूसरी तरफ। जैसे ब्रिक्स का सवाल है, ब्रिक्स को लेकर के भी ट्रंप ने बहुत कुछ अनाप शनाप बोला था। क्यों सर? ब्रिक्स को लेकर के भी उन्होंने इस तरह के ब्रिक्स कंट्रीज जब अपना लॉन्च करेंगे नई मनी तो उसके अगेंस्ट उससे पहले भी बोला था। तो ट्रंप एक सरदर्द हैं, और ट्रंप जानबूझकर बोल रहे हैं या अनजाने से बोल रहे हो, अगर हम इसको भूल भी जाएं कि चाहे वो किस तरह बोल रहे हो, लेकिन वो अभी एक सरदर्द हैं, और उस सरदर्दी का इलाज यही है कि उसको छोड़ दो। कुछ समस्याओं को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, अब बड़ी लंबी चर्चा हो गई, मैं बहुत शॉर्ट में कहूँगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप साहब हैं, वो आपको याद होगा कि उनके लिए हवन भी हुआ था। कुछ लोग जो कुछ लोगों ने, आप उसको बोले पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, यहाँ हवन हो रहा था कि वो जीत जाएं, और उसको बड़ा प्रचारित हुआ था, और मीडिया ने भी प्रचार किया था कि भाई हवन हो रहा है ट्रंप साहब के समर्थन में अपने देश में। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए, अपने देश के लिए वो बड़ी असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया के बारे में तो तमाम लोगों ने बताया कि पूरी दुनिया में क्या असर हो रहा है। मैं सिर्फ अपने देश की बात करूँगा कि देखिए, जो भारत से उनका जो व्यापारिक रिश्ता है, मुझे लगता है कि जैसे उनका जो कल का बयान आया या जो टैरिफ की बात हुई, मुझे लगता है उससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपने देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति भी कल उनसे मिले हैं कतर में जाके। आज इसको सारी मीडिया रिपोर्ट हुई है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति है वो। तो जो उनके रिश्ते यहाँ व्यापारिक रिश्ते हैं वो तो बने हुए हैं। अच्छा, ये सरकार जो है वो इस बात को समझ रही है कि वो बड़बोले हैं ट्रंप, वो कब क्या बोल देंगे कोई ठिकाना नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी दोस्ती रही है, तो उनको जो मैसेज ज़रूर सरकार की तरफ से गया होगा, या जा रहा होगा, या जाएगा कि भाई आप जो बयान दे रहे हैं
वो यहाँ पे उसका बहुत पॉजिटिव असर नहीं है, या राजनीतिक तौर पे ये सरकार मुश्किल में घिरी हुई है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने उस समय एक ये भी दावा किया था कि बराक ओबामा जब इससे पहले थे, वो बोलते थे कि मेरे फ्रेंड, वो ओबामा से उनका नाम लेने से पहले मेरे फ्रेंड लगाते थे, मेरे फ्रेंड ओबामा। तो ये अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से एक अच्छे रिश्ते बने रहें, क्योंकि अमेरिका दुनिया का दादा है। ट्रम्प भी तो बार बार कहते हैं कि मोदी माय फ्रेंड, या ओबामा साहब ने कब मना किया कि नहीं करेंगे? वो तो रिलेशन तो अच्छे रहे। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार कोशिश कर रही है क्योंकि अमेरिका से अच्छे रिश्ते रहे, क्योंकि आप अमेरिका के बिना इस दुनिया में, कि आप कह सकते हैं कि आज जो कूटनीति है या व्यापार है, आप अमेरिका को माइनस करके नहीं चल सकते हैं, ये सरकार समझती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सरकार स्टेटमेंट नहीं दे रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि नाम लेकर नहीं कह रहे, मुझे लगता है ये अच्छी नीति है, क्योंकि ट्रम्प जो बोल रहे हैं कल को क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, अगर सरकार उनका नाम लेकर रिएक्ट करेगी तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो भारत की विदेश नीति है अमेरिका को लेकर, भले ही पॉलिटिकल तौर पर असहज हों, लेकिन मैं सरकार की प्रतिक्रिया को इसमें सही मानता हूँ। और जो बात शादाब कहते ना, उसी में जोड़ना चाह रहा हूँ मैं पूर्णेंदु, और वो ये कि ट्रंप ने चुनाव के पहले कहा कि मैं आऊँगा, मैं लड़ाइयाँ ख़त्म करा दूंगा, मैं शांति का उपासक हूँ। 4.5 महीने हो गए, दोनों लड़ाइयों में चारों जो ताकतें लड़ रही हैं, एक रत्ती का भाव नहीं दे रही उनको। ना जेलेंस्की पूछ रहा, जेलेंस्की ने उनके घर में बैठ के, उनके बुश, क्या नाम है, जो भी नाम है ना उसका, व्हाइट हाउस में, बुश हाउस कहते हैं उसको, ओवल ऑफिस में बैठ के उनको आईना दिखा दिया। मतलब इतना सा यूक्रेन चारों तरफ से पिट रहा, और उसने बैठ के जिस तरीके से उनके साथ बहस की, सरे राम पूरे दुनिया ने देखा। तो जब जेलेंस्की ट्रंप को जवाब दे सकते हैं बैठ के, और जब पुतिन कह कर कि भाई तुम इस्तांबुल पहुंचो, मैं भी आऊँगा, मैं भी बैठूंगा, नहीं आए, ना पुतिन आए ना ट्रंप आए, अभी तक तो नहीं आया। अगले कुछ घंटे में कुछ हो जाए, मना कर दिया। तो जब कोई मुल्क उनको पूछ नहीं रहा है तो उनको अपना कहाँ दादागिरी दिखाएं? तो उनको लगा ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान को दबा देते हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ खड़े यहाँ पर आकर अपना डंडा यहाँ दिखाते हैं कि मेरा वर्चस्व है, मेरे कहने पर ये कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ का लोग बुद्धू नहीं है। आप अगर एप्पल को यहाँ से लेके जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लोग ये कर्जे करना शुरू कर दें कि बॉयकॉट एप्पल, तो मैं भी ये घड़ी पहननी बंद कर दूंगा, मैं भी ये इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। क्या दिक्कत है भाई? 50 फ़ोन उपलब्ध है मार्केट में। ये तो ट्रंप ने जो अपना काम कर रहे हैं वो मागा करने के चक्कर में, हालांकि एप्पल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है इंडिया में, बढ़ाना ही पड़ेगा, उसका कोई रिएक्शन नहीं आया, बोले ट्रंप बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बाद विकल्प ही नहीं है। आप एक बात जान जाइए कि ट्रंप कुछ भी कहें, चाहे जो भी अपनी भंगिमाएं दिखाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी अपना फायदा छोड़ करके वो चली जाएगी कि हम आकर के अमेरिका में ही चीज़ें बनाएंगे। और सर ने जो कहा, एक जेलेंस्की यूक्रेन, तो बड़ी बात है। पनामा, जैसे उन्होंने पनामा नहर की जब बात की तो बोला ऐसे कैसे ले लें, खैरात में हमको नहीं मिला था, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था और उसको लिया था। उसी तरह से कनाडा को राज्य होगा, उसने हड़का दिया, तो उसके कारण हारता हुआ आदमी चुनाव जीत गया कनाडा में। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ है। और देखिए, भारत को कोई भी, ये ट्रंप भी जानते होंगे, नहीं भी जानेंगे तो भी, कोई भी देश, इतना बड़ा ये बाजार है भारत में कि इसको नकार ही नहीं सकता है। एक 1900 सबसे बुरी स्थिति इस देश की अर्थव्यवस्था की 1990-91 में थी। मयंक जी ज़्यादा जानते हैं, जब सोना गिरवी रखना पड़ा था। सोना गिरवी रखने से पहले वर्ल्ड बैंक के और IMF के अधिकारी दिल्ली आए थे। IMF के जो डिप्टी चीफ थे वो आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ डील शर्तें रखी। तो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, वो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पास गए और बोले कि ऐसा है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं मानेंगे। तो IMF के जो बॉस यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि आप नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ, भारत के साथ व्यापार बंद कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बंद कर दीजिए, हम तो ऐसे भी खोने कुछ नहीं है। मैं जाऊंगा दूरदर्शन पर और पूरे देश से कहूँगा कि अब से हम विदेश से सिर्फ तेल मंगाएंगे और जीवन रक्षक दवाएं मंगाएंगे, बाकी जो हमारे पास है उसी में गुजारा करेंगे। लेकिन आपका क्या होगा जो इतना बड़े बाजार पर आप कब्जा करने आ रहे हो? बस वो तुरंत डील के लिए तैयार हो गए। उस समय जबकि भारत की स्थिति इतनी ख़राब थी, आपके पास अपना खर्चा चलाने को पैसा नहीं था, तब वो बड़ी IMF जैसा
बड़ा संगठन तैयार हो गया है। तो आज तो भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज एक ट्रंप क्या 100 ट्रंप के कहने पर भी वो चीज़ें नहीं रुकेंगी। तो हमें लगता है कि इस चीज़ को भारत सरकार भी समझ रही है। तो ये इसीलिए लगता होगा कि इसको बोलने की क्या ज़रूरत। बस एक लाइन बोल के मैं ख़त्म करता हूँ कि हमारे यहाँ जो लोग नीति निर्धारक लोग हैं, जो कूटनीति पे काम करते हैं, विदेश नीति पे काम करते हैं, उनको भी अपने कंडक्ट पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दुनिया में भारत की एक ताकत है, भारत के पास जो एक सॉफ्ट पावर है, भारत के पास जो एक इंटेलेक्चुअल पावर है, उसमें एक दम है, उसमें ताकत है। तो आप कोई भी नीति बनाए, कोई भी कार्यक्रम बनाए, किसी भी तरह का आपका पब्लिक में कंडक्ट हो, वो पूरे 140-150 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर हो। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं कल और किसी और दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।